नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, उद्यमिता, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण स्टार्टअप से कल संवाद करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड से 2 और 3 टियर शहरों के स्टार्टअप पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को कहा। देश में पिछले साल दिसंबर में कुल निर्यात 57 अरब 87 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान। 2020 की इसी अवधि की तुलना में 25% से अधिक की बढ़ोतरी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 155 करोड़ 39 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रेल मंत्रालय ने गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को पूरी अनुग्रह राशि का भुगतान किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। सेना दिवस के अवसर पर कल राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी निर्मित स्मारक राष्ट्रीय झंडा प्रदर्शित किया जाएगा। देश भर में मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल के त्योहार आज मनाए गए। आयुष मंत्रालय ने इस अवसर पर पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीजा दूसरी बार रद्द किया और केप टाउन क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं अतहर सईद। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि, स्वास्थ्य सेवा और अंतरिक्ष उद्योग से जुड़े स्टार्टअप से कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनके अलावा उद्यमिता, उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक तथा पर्यावरण से जुड़े स्टार्टअप भी संवाद का हिस्सा होंगे। कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बातचीत में हिस्सा लेंगे। विभिन्न विषयों पर आधारित 150 से अधिक स्टार्टअप को 6 कार्य समूह में बांटा गया है। इनमें ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, नजिंग द डीएनए, स्थानीय से वैश्विक, भविष्य की प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियंस का निर्माण और सतत विकास से संबंधित विषय शामिल हैं। बातचीत के दौरान प्रत्येक समूह निर्धारित विषयों पर प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुति देगा। इस बातचीत का उद्देश्य यह है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्योग किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 10 जनवरी से सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के 6ठी वर्षगांठ पर हो रहा है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वर्ष 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया इसका प्रतीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से मानते हैं कि राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने के लिए स्टार्टअप में व्यापक संभावनाएं हैं। कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। सरकार ने स्टार्टअप के विकास और प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया है। इसका देश के स्टार्टअप परिदृश्य पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड से टियर 2 और टियर 3 शहरों के स्टार्टअप पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है।
श्री गोयल स्टार्टअप भारत नवाचार सप्ताह के भाग के रूप में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड्स के साथ चौथे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ये बताया गया कि भारत के 55 उद्योगों में 61,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप मौजूद हैं। इनमें से 45% टियर 2 और टियर 3 शहरों में उभरे हैं। इन स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक हैं, जो भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, प्रसार और समावेशिता का प्रमाण है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं और भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। अमेरिका, जापान, कोरिया, सिंगापुर और भारत स्थित कुछ ग्लोबल फंड्स के 75 से अधिक वेंचर कैपिटल फंड निवेशकों ने विचार विमर्श में भाग लिया। देश में पिछले साल दिसंबर में व्यापार तथा सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात 57 अरब 87 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है। इसमें दिसंबर 2020 की तुलना में 25.05% की वृद्धि देखी गई है। पिछले साल दिसंबर में कुल आयात 72 अरब 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो कि दिसंबर 2020 की तुलना में 33.86% अधिक है। पिछले वर्ष अप्रैल दिसंबर की अवधि में कुल निर्यात 479 अरब अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2020 की इसी अवधि की तुलना में 36.31% अधिक है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष अप्रैल दिसंबर की अवधि में कुल आयात 547 अरब 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह सकता है, जो कि वर्ष 2020 की इसी अवधि की तुलना में 57.33% की वृद्धि दर्शाता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की समयावधि सरकार की जरूरतों पर निर्भर होगी। सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से एक दिन पहले 22 दिसंबर को संपन्न हुआ था। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,753 मरीज सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के इन मरीजों में 4.83% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 155 करोड़ 39 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कल 73 लाख 8 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 1 लाख 9 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 95.2% हो गई है। कल 2 लाख 64 हजार से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पूरी तरह से टीकाकरण कराए हुए व्यक्ति की ओमिक्रॉन सहित कोविड के किसी भी स्वरूप से संक्रमित होने की आशंका अपेक्षाकृत कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में कहा कि इसके स्पष्ट सबूत हैं कि टीकाकरण किए हुए व्यक्ति की अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर रूप से संक्रमित होने की आशंका बहुत ही कम है। It is vaccine along with the social vaccine, the use of mask, physical distancing. It is this vaccine which is going to be our biggest support. The evidence clearly indicates that if you are fully vaccinated, you have much lesser chances of getting infected, including even Omicron. Evidence also clearly indicates that if you are fully vaccinated, your chances of hospitalization are much lesser and you do not get severe infection. So I would really submit to everyone that it is critical that as and when the vaccines are made available and you are eligible, kindly get yourself fully vaccinated. श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार कोविड टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए सभी कदम उठा रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं समेत सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनके जबरदस्त प्रयासों से दूर दराज के क्षेत्रों में भी पात्र लोगों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की। Equally important is the human service done by our field staff. Our ASHA workers have crossed mountains, have crossed rivers to go to the farthest areas of this country, educated people and did the vaccination. Whether it is our community-based organization, NGOs in the country, civil society organization, village elders, everyone has been supporting in this initiative, and that is how we have been able to cover this benchmark of 150 crore plus vaccination doses in this country, the world's biggest vaccination drive. पूरी भेंटवार्ता आज स्पॉटलाइट कार्यक्रम में 9:15 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी पर सुनी जा सकती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की इन खबरों को गलत बताया है कि महाराष्ट्र में कोविड टीके की कमी हो गई है। खबरों में कहा गया है कि टीके की कमी के कारण राज्य सरकार टीकाकरण को गति नहीं दे पा रही है। मंत्रालय ने इन खबरों को अधूरी करार देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के पास बिना प्रयोग के 24 लाख से अधिक कोवैक्सीन टीके उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राज्य को 6,35,000 टीके आज उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ये भ्रामक और गलत है। मीडिया में इस संबंध में आई खबरों में आरोप लगाया गया है कि कोविड की पहली 2 लहरों के दौरान भारत में लोगों की मृत्यु की वास्तविक संख्या नहीं बताई गई है। ये संख्या 30 लाख तक हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और शरारतपूर्ण हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में जन्म और मृत्यु दर्ज करने की मजबूत प्रणाली है, जो भारतीय महापंजीयक की निगरानी में होती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि महामारी जैसी स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए टेली परामर्श एक वरदान है। डॉक्टर मांडविया ने आज दिल्ली में सीजीएचएस मुख्यालय में कहा कि ई संजीवनी देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति है और ये प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुसार सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान कर रही है। डॉक्टर मांडविया ने लोगों से कोविड महामारी के दौरान इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये सेवा चिकित्सकों से अपने घरों पर रहकर तत्काल परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। पेंडेमिक की स्थिति में डॉक्टर के पास प्रत्यक्ष जाना ना पड़े, वो अपने घर में बैठ के ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन ले सके। सभी स्टेट के साथ मैंने प्रत्यक्ष बात की है। देश में कुल मिला के 3,000 से ज्यादा आज हब बन चुका है, वहां एक्सपर्ट डॉक्टर बैठते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप के साथ संवाद करेंगे। संवाद में कृषि, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, उद्यमिता, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण स्टार्टअप का हिस्सा होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड से 2 और 3 टियर शहरों के स्टार्टअप पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को कहा। देश में पिछले साल दिसंबर में कुल निर्यात 57 अरब 87 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का अनुमान। 2020 की इसी अवधि की तुलना में 25% से अधिक की बढ़ोतरी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 155 करोड़ 39 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रेल मंत्रालय ने गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को पूरी अनुग्रह राशि का भुगतान किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। सेना दिवस के अवसर पर कल राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी निर्मित स्मारक राष्ट्रीय झंडा प्रदर्शित किया जाएगा। देश भर में मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल के त्योहार आज मनाए गए। आयुष मंत्रालय ने इस अवसर पर पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीजा दूसरी बार रद्द किया और केपटाउन क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बीकानेर गुवाहाटी रेल दुर्घटना की प्रारंभिक जांच के अनुसार इंजन में गड़बड़ी का संकेत मिला है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। असम जाने वाली रेलगाड़ी के 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल में डोमोहानी के पास कल शाम पटरी से उतर गए थे। इस दुर्घटना में 9 यात्रियों की मौत और 55 अन्य लोग घायल हो गए थे। दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद रेल मंत्री ने कहा कि रेल सुरक्षा आयोग दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के साथ साथ घायलों के परिजनों को कम से कम समय में पूरी अनुग्रह राशि का भुगतान किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। दुर्घटना में जान गंवाने वाले 9 लोगों के परिजनों को रेलवे ने 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है। गंभीर रूप से घायल होने वाले 10 व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल 26 व्यक्तियों को 25-25 हजार रुपए दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। नामांकन 21 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को की जाएगी। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी तथा 6 अन्य विधायक अपने समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस बीच पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता तथा कोविड मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। पार्टी पर वर्चुअल रैली के दौरान भीड़ एकत्र करने का आरोप है। निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक रैली और सभाओं पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग 5 राज्यों में आगामी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाने और ज्यादा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। एक रिपोर्ट। आयोग ने मतदाताओं से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग करने को कहा है। इस ऐप को मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को केवल किसी भी उम्मीदवार या पार्टी की ओर से आदर्श आचार संहिता अथवा चुनाव खर्च संबंधी नियमों के उल्लंघन से जुड़ी फोटो या वीडियो इस ऐप पर अपलोड करनी होगी। आयोग ने सुविधा पोर्टल के नाम से एक और ऐप शुरू की है, जिसमें कोई भी उम्मीदवार दस्तावेजों को अपलोड करके ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। उम्मीदवार suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म और जमानत राशि सहित अन्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधि सुविधा पोर्टल के माध्यम से बैठकों, सभाओं, रैलियों और अन्य गतिविधियों की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन सुविधा एक वैकल्पिक सुविधा है। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आयोग ने कोविड को देखते हुए सभाओं और रैलियों, सार्वजनिक स्थलों के आवंटन के लिए सुविधा ऐप का उपयोग करने पर जोर दिया है। आयोग ने कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल नाम से एक और पोर्टल बनाया है, जिस पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची, उनके शपथ पत्र, प्रोफाइल, नामांकन की स्थिति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे। चुनाव सेल से निशात अजीज की रिपोर्ट के साथ मैं अफरोज आलम। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नगर निकायों के चुनाव को 4 से 6 सप्ताह तक टालने पर विचार करने को कहा है। आयोग को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अलवर में दिव्यांग बालिका के साथ कथित दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस की आलोचना की है। ये बालिका मूक बधिर है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से इस घटना पर सवाल करते हुए कहा है कि ये घटना उनके पाखंड को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, जबकि राजस्थान में उनकी सरकार होने पर भी वे घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अभी तक पीड़िता से क्यों नहीं मिली। श्री पात्रा ने कहा कि भाजपा नेता इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी से मिलने गए थे, लेकिन वे अपना जन्मदिन मनाने में व्यस्त थीं। भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, जिसमें हमारे कुछ सांसद, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जब उन्होंने अलवर के इस घटना के विषय में सुना, देखा, जाना, तो तुरंत वो प्रियंका जी से बात करने के लिए रवाना हुए। अलका गुजर जी भी उसमें थी। मगर दुखद है, प्रियंका जी से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि वो अपना जन्मदिन मना रही थी और हमारे इस टीम को वापस कर दिया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आज सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें अपने पूर्व सैनिकों पर गर्व है, जिन्होंने साहस और कर्तव्य के साथ निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है। सरकार देश के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज कल सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक भव्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। खादी से बना ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। लोंगेवाला 1971 की भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध का केंद्र स्थल था। ये ध्वज भारतीयता की सामूहिक भावना और खादी के विरासत कारीगर शिल्प का प्रतीक है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तैयार किया है। आयोग ने ऐतिहासिक अवसरों पर प्रमुख स्थानों पर इसका प्रदर्शन करने के लिए रक्षा बलों को ध्वज सौंप दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मथाई मंजूरन का, जिनका निधन 14 जनवरी 1970 को हुआ था। ट्रेड यूनियन के एक सक्रिय ऊर्जावान नेता मथाई को 1933 में स्नातक करने के तुरंत बाद किसान श्रम आंदोलन में भाग लेने के कारण महीनों तक जेल में रहना पड़ा। बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें अनेक बार बंदी बनाया गया। इस बीच उन्होंने केरल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। त्रावणकोर रियासत में मथाई का प्रवेश 2 बार प्रतिबंधित किया गया। जय भारतांबेक्की वंदनम जनकोटिगल्क जीवामृतम। आजादी के बाद मंजूरन केरल में कन्नूर के मदाई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। 1967 में वे श्रम मंत्री बने और 2 वर्ष तक इस पद पर रहे। 1970 में अपनी मृत्यु तक वे लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का नमन। आज हम विख्यात लेखिका महाश्वेता देवी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से शोषितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। महाश्वेता देवी का जन्म जाने माने कवि और उपन्यासकार मनीष घटक के परिवार में हुआ था। उनकी मां धरित्री देवी भी एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। महाश्वेता देवी पर गणनाट्य के साथ बचपन के जुड़ाव का गहरा असर था। गणनाट्य समूह ने 1930 और 1940 के दशक में बंगाल के गांवों में थिएटर के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में मास्टर डिग्री लेने के बाद महाश्वेता देवी ने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया। हमारे प्रतिभादेर भाषा हमारे प्रतिभादेर आगुन द्विगुण जले जानो द्विगुण दारुण प्रतिशोधे करे चूर्ण भिन्न भिन्न शत षড়যন্ত্রের জাল যেন আনে মুক্তি আলো আনে আনে লক্ষ্য শত প্রাণে শত লক্ষ্য কোটি প্রাণে আমার प्रतिभादेर। उनकी पहली पुस्तक झांसी रानी
झांसी की रानी 1956 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध के इतिहास को उकेरा गया था। ये रानी लक्ष्मीबाई के अत्यंत व्यक्तिगत इतिहास का चित्रण है, जो एक असाधारण महिला थीं। बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्र सोच की बालिका से एक स्वतंत्र युवा नेता के रूप में विकसित हुई थीं। उन्हें एक दूरदर्शी सेनापति के रूप में दिखाया गया है, जो अपने सिपाहियों का पूरा ध्यान रखती हैं और एक माँ के रूप में अपने अबोध शिशु के लिए भी चिंतित होती हैं। 1977 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अरण्येर अधिकार, वन पर अधिकार, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित थी। इसका कथानक 19वीं शताब्दी की अंतिम उथल-पुथल भरी अवधि के इर्द-गिर्द घूमता है। महाश्वेता देवी की लघु कथाओं के 20 संग्रह और लगभग 100 उपन्यास प्रकाशित हैं। ये मूलतः बंगला भाषा में ही है। उनकी प्रमुख कृतियों में 1084 माँ, रोदाली, मूर्ति और अरण्येर अधिकार शामिल है। महाश्वेता देवी को साहित्य जगत में अतुलनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान। आम लोगों के हित के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रही महान हस्ती को भावभीना नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। देश भर में मकर संक्रांति, भोगाली, बिहू और पोंगल के त्योहार आज मनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति पूजा से जुड़े ये त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाएंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में मनाए जाने वाले ये पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता को गौरवान्वित करते हैं। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारत सहित दुनिया भर से 75 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। आज आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत जीवन शक्ति के लिए सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। केप टाउन में तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। 212 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्तमान चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया का वीजा दूसरी बार रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉक ने बताया कि वीजा रद्द करने का फैसला स्वास्थ्य आधार तथा जनहित में लिया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले जीतकर सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप के साथ संवाद करेंगे। संवाद में कृषि, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, उद्यमिता, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण स्टार्टअप का हिस्सा होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड से 2 और 3 टियर शहरों के स्टार्टअप पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को कहा। देश में पिछले साल दिसंबर में कुल निर्यात 57 अरब 87 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान। 2020 की इसी अवधि की तुलना में 25% से अधिक की बढ़ोतरी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 155 करोड़ 39 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रेल मंत्रालय ने गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को पूरी अनुग्रह राशि का भुगतान किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। सेना दिवस के अवसर पर कल राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी निर्मित स्मारक राष्ट्रीय झंडा प्रदर्शित किया जाएगा।
देश भर में मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल के त्योहार आज मनाए गए। आयुष मंत्रालय ने इस अवसर पर पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। और केप टाउन क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।